ओके, अब देखते हैं आर्टीरियल डिसऑर्डर का पार्ट 2। इसमें सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग एम्पुटेशन। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन होती है और लेट कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज, इन्फेक्शन, फ्लैप नेक्रोसिस। ओके, अगर इनएडिक्वेट लेंथ का फ्लैप यूज़ किया तो उसमें ब्लड सप्लाई पुअर होगा और इट विल लीड टू फ्लैप नेक्रोसिस और डीवीटी। ये अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। लेट कॉम्प्लिकेशन में पेन, फैंटम लिम्ब। ओके, इट ऑकर्स व्हेन न्यूरोमा फॉर्म्ड। अगर इनकम्प्लीट रिजेक्शन ऑफ द नर्व किया तो इट विल फॉर्म न्यूरोमा और न्यूरोमा की वजह से फैंटम लिम्ब होगा। तो ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन है, लेट कॉम्प्लिकेशन। अब एन्यूरिज्म के बारे में देखते हैं। एन्यूरिज्म इट इज़ द डायलेटेशन ऑफ द वेसल। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एन्यूरिज्म वो है फ्यूसीफॉर्म टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, मतलब यूनिफॉर्म डायलेटेशन होता है ऑफ द वेसल। तो फ्यूसीफॉर्म इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एन्यूरिज्म। अब मोस्ट कॉमन वेसल इन्वॉल्व वो है सर्कल ऑफ विलिस। ये सारे वन लाइनर्स ही है। मोस्ट कॉमन वेसल्स इन्वॉल्व दे आर सर्कल ऑफ विलिस। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्राक्रेनियल वेसल इन्वॉल्व इट इज इंफ्रारेनल एब्डोमिनल एओर्टा। मोस्ट कॉमन पेरिफेरल वेसल इन्वॉल्व इज पोप्लिटियल वेसल। मोस्ट कॉमन विसरल वेसल इज स्प्लेनिक आर्टरी. And most common vessel involved in mycotic aneurysm is also aorta. Mycotic aneurysm it is caused by bacteria, not fungus. Okay, is a misnomer. Mycotic aneurysm caused by bacteria and वो है Staph aureus. And most common vessel is aorta. फिर सूडो एन्यूरिज्म भी फॉर्म होता है और उसका मोस्ट कॉमनली सीन इन फीमोरल आर्टरी एंड इट ऑकर्स सेकेंडरी टू द कैनुलेशन और ट्रोमा. तो ये सारे वन लाइनर्स हो गए. मोस्ट कॉमन वेसल हुआ सर्कुलर विलिस एंड मोस्ट कॉमन एक्स्ट्राक्रेनियल वेसल इज इंफ्रारेनल एब्डोमिनल एओर्टा. अब एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के बारे में देखते हैं. मोस्ट कॉमन एक्स्ट्राक्रेनियल वेसल वो हमने देखा इंफ्रारेनल एब्डोमिनल एओर्टा. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर वो है एथेरोस्क्लेरोसिस. अब यूके में स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द 65 ईयर्स ऑफ एज और स्क्रीनिंग होती है बाय यूएसजी एब्डोमेन. ये स्क्रीनिंग इसलिए होती है क्योंकि एक कॉमन है वो पॉपुलेशन में, और अगर क्रिटिकल डायमीटर वेसल का डायमीटर, वो एक क्रिटिकल डायमीटर बोलते हैं उसे, अगर वो इंक्रीज़ हो गया अप टू अ सर्टेन लेवल तो चांसेस ऑफ रप्चर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो इसलिए स्क्रीनिंग करनी पड़ती है बाय यूएसजी एब्डोमेन. क्रिटिकल डायमीटर अलग अलग एन्यूरिज्म के लिए अलग अलग होते हैं. एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के लिए 5.5 सेंटीमीटर. तो सपोज 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया ये डायमीटर या 5.5 सेंटीमीटर जितना हो गया तो रिस्क ऑफ रप्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा. इसलिए हमें ऐसे पेशेंट को भी सर्जिकली ट्रीट करना पड़े, भले ही रप्चर हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर क्रिटिकल डायमीटर तक पहुँच गया है या उससे ज़्यादा हो गया तो फिर हम सर्जिकली मैनेज करेंगे वो पेशेंट को. एंड जो चांसेस ऑफ रप्चर है दे आर हायर इन फीमेल. मेल में क्रिटिकल डायमीटर वो है 5.5 सेंटीमीटर, फीमेल में इट इज़ 5 सेंटीमीटर. ये था एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, उसका क्रिटिकल डायमीटर. अब असेंडिंग थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म उसका भी है 5.5 सेंटीमीटर. अगर यही क्रिटिकल डायमीटर इंक्रीज़ हुआ मोर देन 0.5 सेंटीमीटर पर ईयर तो वो भी एक हाई रिस्क कंडीशन है. उसमें भी हम मैनेज करेंगे पेशेंट को वाया सर्जरी. कि क्रिटिकल डायमीटर असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा वो है 5.5 सेंटीमीटर, मोर देन 0.5 सेंटीमीटर पर ईयर का इंक्रीज़ हुआ तो इट इज़ ऑल्सो हाई रिस्क. फिर डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा उसमें डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, उसमें इंक्रीज़ है मोर देन 1 सेंटीमीटर पर ईयर. और ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है वो मार्फान सिंड्रोम में हाई रिस्क होता है ऑफ रप्चर, और तब उसका क्रिटिकल डायमीटर होता है 4.5 to 5 सेंटीमीटर. कि मार्फान सिंड्रोम वो हाई रिस्क होता है इन डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टिक सिंड्रोम. क्लिनिकल फीचर्स एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पल्सेटाइल मास. ओके, एब्डोमिनल पेन, पल्सेटाइल मास प्लस ये एन्यूरिज्म कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एम्बुलस. तो ये एम्बुलस फिर पेरिफेरल में डिसलॉज हो सकता है एंड कैन गिव राइज टू ब्लू टो सिंड्रोम विच इज़ अ टाइप ऑफ गैंग्रीन. ओके, ब्लू टो सिंड्रोम. फिर एन्यूरिज्म का रप्चर भी हो सकता है एंड इट हैज़ हाई मोर्टेलिटी. एंड यूजुअली ये रप्चर होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल रीजन में होता है. तो ये उसके क्लिनिकल फीचर्स पल्सेटाइल मास और एब्डोमिनल पेन और ये ब्लू टो सिंड्रोम है, ये रप्चर याद रखना. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इट इज़ CT एंजियो. स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करता है USG एब्डोमेन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हुआ है CT एंजियो. अब मैनेजमेंट, तो पहले इंडिकेशन ऑफ मैनेजमेंट. तो ऑल द सिम्टोमेटिक पेशेंट उनको तो मैनेज करेंगे ही, प्लस एसिम्टोमेटिक पेशेंट जिसमें क्रिटिकल डायमीटर इज मोर देन 5.5 सेंटीमीटर, तो ऐसे पेशेंट में हम मैनेजमेंट करेंगे. अब मैनेजमेंट हो सकती है बाय 2 मेथड्स, इधर EVAR विच इज़ एंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर या फिर ओपन सर्जरी. मोस्टली 70-80% केसेस में EVAR करते हैं, ओपन सर्जरीज पोको केसेस में करते हैं. अब ये EVAR ग्राफ्ट EVAR ग्राफ्ट है. इसमें हम क्या करते हैं, पेरिफेरल वेसल के थ्रू हम जाएंगे और फिर जो एब्डोमिनल एओर्टा और जो इलियाक वेसल होगी वहाँ पे हम ग्राफ्ट प्लेस कर देंगे. कि हियर अ ग्राफ्ट इज़ यूज्ड एंड इट इज़ हुक्ड ऑन टू द वेसल, मतलब वेसल के अंदर हम उसे फिक्स कर देंगे. तो ये ग्राफ्ट में एक तो ये बॉडी है और ये लिम्स है. तो बॉडी को हम प्लेस करेंगे इन द एओर्टा और ये लिम्स है उनको हम प्लेस करेंगे इन द इलियाक वेसल. कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ EVAR तो वो है डिफ़िकल्ट इलियाक एक्सेस और दूसरा है इंक्रीज्ड एंगुलेशन. तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ EVAR. अब ऐसे कोई भी पेशेंट जिसमें हम EVAR करेंगे तो उसमें हमें लाइफ लॉन्ग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है क्योंकि इसमें जो है एंडोवास्कुलर लीक उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो
ऐसे कोई भी पेशेंट में जिसमें हमने ये ईवार प्रोसीजर की हो, उसमें हम उसको लाइफ लॉन्ग मॉनिटरिंग करेंगे उस पेशेंट को, क्योंकि इसमें एंडोलिक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंडोलिक कौन कौन से होते हैं? तो टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक। तो ये टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक, ये टाइप 1 लीक जो होती है ये इम्प्रॉपर सील की वजह से होती है। यहाँ पे इम्प्रॉपर सील है तो इसकी वजह से पेरीफेरी में से ब्लड यहाँ पे आके कलेक्ट होता है। तो ये टाइप 1 के इम्प्रॉपर सील की वजह से ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है इन थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर। ये थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर में देखने को मिलता है, टाइप 1। टाइप 2 रेट्रोग्रेड लीक फ्रॉम द लंबर वेसल। ओके, यहाँ पे एओर्टा की डिस्टल ब्रांचेज जो होती है वहाँ पे लंबर वेसल्स होती है, तो वहाँ से लीक हो सकता है, वहाँ से ब्लड यहाँ पे आके कलेक्ट कर सकता है। तो ये रेट्रोग्रेड लीक फ्रॉम द लंबर वेसल, इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन एब्डोमिनल एओर्टिक रिपेयर, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर के टाइप 1 थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर, टाइप 2 एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर। फिर बाकी टाइप 3 ड्यू टू डायरेक्ट लीक फ्रॉम द ग्राफ्ट, टाइप 4 पोरस ग्राफ्ट में पोर हो जाता है इसी वजह से, एंड टाइप 5 इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज्ड टेंशन इन द ग्राफ्ट। तो ये सिर्फ याद रखने, टाइप 1 एंड टाइप 2 उसके कॉज याद रखने मेनली। तो ये थी एंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर। ओपन सर्जरी में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट डेक्रोन ग्राफ्ट रख देंगे एन्यूरिज्म के ऊपर, मतलब वो वेसल के अंदर। अब ओपन सर्जरी में हमें ऑब्वियसली एओर्टा तक रीच करना होगा, तो हम एओर्टा तक रीच कैसे करेंगे, एओर्टा को एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक है मैटॉक्स प्रोसीजर और दूसरी है कैटल ब्रश मैनूवर, कि मेनली मैटॉक्स प्रोसीजर यूज़ होती है। इसमें हम करते क्या है? लेफ़्ट मीडियल विसरल रोटेशन करते हैं, मतलब लेफ़्ट मीडियल विसरल रोटेशन। इसमें डिसेंडिंग कोलन जो होता है उसे हम मीडियली मोबिलाइज कर देते हैं और फिर एओर्टा को एक्सेस कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे आ जाके हम ग्राफ्ट प्लेस कर देते हैं। तो ये मैटॉक्स प्रोसीजर याद रखना है, लेफ़्ट मीडियल। ओके, मैटॉक्स में मीडियल, लेफ़्ट मीडियल विसरल रोटेशन, इसमें हम डिसेंडिंग कोलन को मोबिलाइज करते हैं मीडियली टू एक्सपोज द एओर्टा बिहाइंड। तो ये मैटॉक्स प्रोसीजर। फिर कैटल ब्रश मनूवर, इसमें मैटॉक्स का ऑपोजिट है, राइट मीडियल विसरल रोटेशन। इसमें हम डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग कोलन को मोबिलाइज करते हैं टू एक्सपोज द आईवीसी। तो ये रीनल सेल कार्सिनोमा के पेशेंट में करते हैं हम टू चेक फॉर आईवीसी मेटास्टेसिस। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर में हम मैटॉक्स प्रोसीजर यूज़ करते हैं। तो ये थी मैटॉक्स प्रोसीजर एंड कैटल ब्रश मनूवर। अब हमने एक बार एओर्टा को एक्सेस कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ्ट प्लेस कर देंगे, और ईवार में हम क्या करते हैं? इलियाक वेसल्स के थ्रू जाएंगे और फिर वहाँ से हम ये ग्राफ्ट जो है वो डिप्लॉय कर देंगे कि ईवार रिपेयर ग्राफ्ट इज डिप्लॉयड थ्रू द इलियाक रूट। एंड आफ्टर मैटॉक्स प्रोसीजर जो करते हैं हम इन ओपन सर्जरी, डेक्रोन ग्राफ्ट इज प्लेस्ड। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर उसकी सर्जरी की? तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वो होती है सीवीएस कॉम्प्लिकेशन। ओके, कार्डियोवास्कुलर कॉजेज दे आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। फिर रीनल फेलियर होता है, एओर्टो डिओडिनल फिस्चुला। ओके, एओर्टा जो होता है या जो ग्राफ्ट होता है वो डिओडिनम के साथ स्टक हो जाता है और फिर फिस्चुला फॉर्म करता है, और इसी वजह से अपर जीआई हेमरेज भी देखने को मिलता है, अपर जीआई हेमरेज और मेलेना। तो ऐसे कोई भी पेशेंट में जिसको अपर जीआई हेमरेज या मिलेना है और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है एन्यूरिज्म रिपेयर, तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि एओर्टो डिओडिनल फिस्चुला फॉर्म हो गया है। तो ये इतनी कॉम्प्लिकेशन हुई। फिर है कॉलोनिक इस्कीमिया, इसमें लेफ्ट साइडर कॉलोन इन्वॉल्व होता है मोस्टली, इसमें भी मेलेना देखने को मिलता है पेशेंट में, एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज इन्वॉल्व। और कॉलोनिक इस्कीमिया हुआ तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना होगा बाय कोलोनोस्कोपी या फिर एंजियोग्राफी। और लास्ट है पैरापरेसिस। पैरापरेसिस ओकर्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्टरी ऑफ एडम कीवीज, सिर्फ इतना याद रखना है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, सीवीएस कॉम्प्लिकेशन, रीनल फेलियर, एओर्टो डिओडिनल फिस्चुला, और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है वो देखिए, अपर जीआई हेमरेज या मिलेना, फिर कॉलोनिक इस्कीमिया, पैरापरेसिस एंड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी अगर इलेक्टिव प्रोसीजर है देन 3 to 5%, लेकिन अगर इमरजेंसी रिपेयर किया देन मोर देन 50% मोर्टेलिटी। फिर उसके बाद रप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म, उसका हम कैसे करेंगे? तो उसमें एक तो रप्चर होगा, तो फिर हमने पहले देखा था रेट्रोपेरिटोनियम में लीक होता है, तो लीक जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, मोस्टली लेफ्ट रेट्रोपेरिटोनियम रीजन में लीक होगा। क्लिनिकल फीचर्स होंगे शॉक, पल्सेटाइल स्वेलिंग एंड फ्लैंक पेन। शॉक, पल्सेटाइल स्वेलिंग एंड फ्लैंक पेन। इन्वेस्टिगेशन सीटी एंजियो एंड डेक्रोन ग्राफ्ट रिपेयर। ये रप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म। उसके बाद एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म देखा, आप देखते हैं थोरैको एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन है क्रॉफोर्ड क्लासिफिकेशन। तो इसमें 5 टाइप है अगेन। टाइप 1 जो है वो एन्यूरिज्म एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन टू रीनल आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन टू रीनल आर्टरी। टाइप 2 वो सबसे मोस्ट एक्सटेंसिव एन्यूरिज्म है, और ये मोस्ट कॉमन भी है। टाइप 2 इज मोस्ट एक्सटेंसिव एंड मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म, एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सबक्लेवियन टिल एओर्टिक बाइफर्केशन, सबक्लेवियन से एओर्टिक बाइफर्केशन। फिर टाइप 3
मिड डिसेंडिंग एओर्टा से एओर्टिक बाइफर्केशन। टाइप 4 अपर एब्डोमिनल एओर्टा से इंफ्रारीनल तक याद रखना। और टाइप 5 जो है वो मिड डिसेंडिंग एओर्टा में थोड़ा सा सेगमेंट। तो टाइप 2 वो याद रखना है मोस्ट कॉमनली, जो कि मोस्ट एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंड फ्रॉम द लेफ्ट सबक्लेवियन टू द एओर्टिक बाइफर्केशन। तो ये क्रॉफोर्ड क्लासिफिकेशन। इसका प्रेजेंटेशन होगा एसिम्प्टोमेटिक, फिर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ओके, ये स्पेसिफिक याद रखना है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी इन थोरेको एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। हॉर्सनेस क्यों होगी? क्योंकि ये जो एन्यूरिज्म है ये प्रेस करेगा लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को प्रेस करेगा, इसी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। इसे कहते हैं ऑर्टनर सिंड्रोम। फिर डिस्फेजिया होगा, डिस्पनिया एंड रप्चर भी हो सकता है। रप्चर के केसेस में लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन होगा प्लस लेफ्ट साइडेड डिस्पनिया होगा। लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन एंड लेफ्ट साइडेड डिस्पनिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगेन सीटी एंजियो। इसके कॉजेज रह गए। कॉजेज अगेन सेकेंडरी टू एथेरोस्क्लेरोसिस, और ये हमने पहले देखा था मार्फन सिंड्रोम में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये थोरेसिक एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। फिर एर्लेस-डैनलोस सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है। तो मार्फन एंड एर्लेस-डैनलोस सिंड्रोम और एथेरोस्क्लेरोसिस तो है ही। अब मैनेजमेंट, अगेन मैनेजमेंट सेम ही है। ऑल सिम्टोमेटिक पेशेंट एंड एसिम्टोमेटिक विथ क्रिटिकल डायमीटर। तो असेंडिंग थोरेसिक में क्या था डायमीटर 5.5, डिसेंडिंग एओर्टा में था 6 सेंटीमीटर एंड मार्फन सिंड्रोम केस में 4.5 to 5 सेंटीमीटर। इंटरवेंशन अगेन ईवार एंड ओपन ग्राफ्ट रिपेयर। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन स्पेसिफिक हुआ है एओर्टिक डिसेक्शन। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली ब्लड वेसल की 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटीमा। ब्लड फ्लो करता है विद इन द इंटीमा, मतलब इंटीमा के अंदर। अब यहाँ पे होता क्या है कॉम्प्लिकेशन में कि इंटीमा वो है रप्चर हो जाता है। तो ये डायग्राम रोकिए, ये इंटीमा है, इंटीमा क्या हो गया, रप्चर हो गया। तो क्या होगा, ब्लड अब यहाँ से इंटीमा और मीडिया उन दोनों के बीच में फ्लो करने लगा। इसे ही कहते हैं एओर्टिक डिसेक्शन। कि ब्लड नॉर्मली फ्लोज विद इन द इंटीमा, अ टियर इन द इंटीमा लीड्स टू ब्लड फ्लो बिटवीन इंटीमा एंड मीडिया, इज नोन एज डिसेक्शन। इसका रिस्क फैक्टर क्या है, हाइपरटेंशन, या रिस्क फैक्टर या फिर ट्रिगर कह लो, इट इज़ हाइपरटेंशन। कॉमन साइड जो होती है वो लेटरल वॉल ऑफ असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। ओके, असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन विच रेडिएट्स टू द बैक इन द इंटरस्कैपुलर रीजन, मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। एक बार टीयर हो गया तो धीरे धीरे टीयर इंक्रीज होगा एंड दिस इंक्रीज इन टीयर कैन लीड टू एओर्टिक एंड कोरोनरी इनसफिशिएंसी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस स्टेबल पेशेंट में सीटी एंजियो, अनस्टेबल में ट्रांस ईसोफेजियल इको। कि ये याद रखना है एओर्टिक डिसेक्शन की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस स्टेबल पेशेंट में सीटी एंजियो, अनस्टेबल में ट्रांस ईसोफेजियल इको। चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं, उसमें हमें वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टिनम दिखेगा प्लस लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन। कि ये वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टिनम एंड लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि एओर्टिक डिसेक्शन वो लेफ्टरल वॉल ऑफ असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा में ज़्यादा कॉमन था, तो इस रीजन में देखने को मिलेगा। अब इसका भी क्लासिफिकेशन है एओर्टिक डिसेक्शन का, 2 क्लासिफिकेशन है, डिबाके क्लासिफिकेशन एंड स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। डिबाके में 3 टाइप है, टाइप 1, 2 एंड 3। टाइप 1 में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों थोरेसिक एओर्टा इन्वॉल्व होता है। कि टाइप 1 में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों थोरेसिक एओर्टा एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। टाइप 2 में ओनली असेंडिंग एंड टाइप 3 में ओनली डिसेंडिंग। तो ये डिबाके क्लासिफिकेशन। टाइप 1 बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इसमें सिर्फ असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा एंड इसमें डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। स्टैनफोर्ड में टाइप ए एंड टाइप बी होता है। अब स्टैनफोर्ड का टाइप ए जो है वो कॉम्बिनेशन है टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑफ डिबाके क्लासिफिकेशन। इन दोनों का मिला के स्टैनफोर्ड टाइप ए, और ये जो है स्टैनफोर्ड टाइप बी। तो फुली क्लियर हो गया होगा। टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑफ डिबाके क्लासिफिकेशन इट इज़ टाइप ए ऑफ स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। टाइप 3 ऑफ डिबाके क्लासिफिकेशन इट इज़ टाइप बी ऑफ डिबाके क्लासिफिकेशन। तो ये 2 क्लासिफिकेशन हो गया ऑफ एओर्टिक डिसेक्शन। अब ट्रिगर जो है वो हमने देखा था हाइपरटेंशन था। एक बार टीयर हो गया तो फिर क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। ट्रिगर हाइपरटेंशन था, लेकिन बाद में टीयर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगा। अब इसकी मैनेजमेंट, एम ऑफ द मैनेजमेंट इज़ परमिसिव हाइपोटेंशन। कि परमिसिव हाइपोटेंशन वो एम होना चाहिए टू कीप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट द लोअर लेवल ऑफ नॉर्मल। ओके, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी केप्ट एट द लोअर लेवल ऑफ नॉर्मल। तो ये हमारा एम होना चाहिए, परमिसिव हाइपोटेंशन। उसके लिए मोस्ट कॉमन ड्रग यूज इज एस्मोलॉल। कि एस्मोलॉल से पहले हम पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे और फिर बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। टाइप 1 एंड टाइप 2 में हम ग्राफ्ट रिपेयर करेंगे। टाइप 3 जो कि सिर्फ डिसेंडिंग में था उसमें हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे पहले, अगर वो फेल हुआ देन ग्राफ्ट रिपेयर। के मैनेजमेंट में अगेन परमिसिव हाइपोटेंशन टू कीप द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट द लोअर लेवल ऑफ नॉर्मल, ड्रग यूज दिस एस्मोलॉल टू स्टेबलाइज द पेशेंट। टाइप 1 एंड 2 में ग्राफ्ट रिपेयर एंड टाइप 3 में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो यही था पूरा एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म एंड थोरेसिक एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। ओके, उसके बाद कुछ शॉर्ट टॉपिक्स। पहला है पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म।
तो पॉलिटेड एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमन पेरिफेरल वेसल टू बी इन्वॉल्व, 50% बायलैटरल, इसमें भी पल्सेटल स्वेलिंग दिखेगी ऑन द नीज, लॉस ऑफ कॉन्टर इन द नी बिहाइंड एंड पेन एंड डिस्टल एम्बोलाई। इंटरवेंशन मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीटी एनजियो। इंडिकेशन ऑफ इंटरवेंशन इसमें क्रिटिकल डायमीटर होगा 2 सेंटीमीटर एंड इन ऑल सिम्टोमेटिक पेशेंट। फिर फीमोरल आर्टरी एन्यूरिज्म, उसका कॉज है पंचर ऑफ द वेसल, क्रिटिकल डायमीटर ऑफ फीमोरल आर्टरी इज 3 सेंटीमीटर। ओके, पॉप्लिटेल का 2 सेंटीमीटर, फीमोरल का 3 सेंटीमीटर। इसकी मैनेजमेंट लेस देन 3 सेंटीमीटर होगा देन थ्रोम्बिन इंजेक्शन एंड मोर देन 3 सेंटीमीटर देन सर्जिकल रिपेयर। अब रेनॉल्ड्स फिनोमेना के बारे में देखते हैं। इसकी ईटियोलॉजी है वेजोस्पाज्म। इसमें 3 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, 2 एंड 3। फेज़ 1 में क्या होता है, आर्टरी एंड वेन दोनों का स्पाज्म होता है, आर्टरी एंड वेन बोथ आर इन स्पाज्म, तो हैंड जो होगा वो वाइट होगा या फिर पेलर होगा। फेज़ 2 में क्या होता है, वीनस स्पाज्म होता है लेकिन आर्टीरियल डायलेटेशन हो जाता है। ओके, वेन्स अभी भी स्पाज्म में ही है लेकिन आर्टरी जो है वो डायलेट हो गई है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो मिक्स हो जाएगा विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द वेन, तो ब्लू एंड पेनफुल हैंड हो जाएगा, ब्लू एंड पेनफुल। फिर फेज़ 3 में आर्टरी एंड वेन दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों डायलेट हो जाएंगे और हैंड का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो ये कलर चेंज है वाइट, ब्लू एंड रेड। तो WBR याद रखना, वाइट जिसमें दोनों स्पाज्म में होता है, ब्लू जिसमें आर्टरी डायलेट होती है और वेन स्पाज्म में होती है, एंड रेड आर्टरी एंड वेन दोनों डायलेट होते हैं। तो ये रेनॉल्ड्स फिनोमेना, उसके फेजेस। और ये ज़्यादा देखने को मिलता है इन वर्कर्स वर्किंग विथ वाइब्रेटिंग टूल्स। अब प्राइमरी रेनॉल्ड्स एंड सेकेंडरी रेनॉल्ड्स, उनका डिफरेंस। तो प्राइमरी वो ज़्यादा कॉमन है। प्राइमरी रेनॉल्ड्स इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एनी कोलाजन वास्कुलर डिसीज लाइक SLE, रूमेटोइड आर्थराइटिस। तो ये एसोसिएशन विथ ऑटोइम्यून रूमेटिक डिसीज, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, पेरिफेरल कैपिलर्स को भी, ये सारे से एसोसिएटेड नहीं होता प्राइमरी, और सेकेंडरी जो है वो एसोसिएटेड होता है। फैमिली हिस्ट्री प्राइमरी में इट इज़ पॉजिटिव, सेकेंडरी में इट इज़ नेगेटिव। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्राइमरी में नहीं चाहिए होती है, सेकेंडरी में चाहिए होती है। कॉम्प्लिकेशन प्राइमरी में नहीं होते, सेकेंडरी में होते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन प्राइमरी रेनॉल्ड एंड सेकेंडरी रेनॉल्ड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम, इसमें होता क्या है, ये जो सब क्लेवियन वेसल है, सॉरी ये सब क्लेवियन वेसल है, यहाँ पे ये स्टेनोसिस हो गई है। अब यहाँ पे लिम्ब में, यहाँ से जो भी लिम्ब को सप्लाई कर रही होगी वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा, लेकिन सपोज पेशेंट ने लिम्ब की एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की, व्हेन द पेशेंट इज एक्सरसाइजिंग, तो यहाँ पे सब क्लेवियन स्टेनोसिस है, तो इसकी वजह से ब्लड तो जाना ही पाएगा। तो फिर क्या होगा, ये जो वर्टिब्रल वेसल्स है वहाँ से रेट्रोग्रेड फ्लो होगा, कि ये वर्टिब्रल वेसल्स है जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है, तो यहाँ से रेट्रोग्रेड फ्लो होगा और वो फिर यहाँ पे लिम्ब को सप्लाई करेगी। तो ये लिम्ब को सप्लाई कर रही है तो फिर ब्लड में, सॉरी ब्रेन में ब्लड कम जाएगा। तो जैसे ही पेशेंट एक्सरसाइज करेगा वैसे ही ये रेट्रोग्रेड फ्लो होगा, तो लेस ब्लड फ्लोज टू द ब्रेन एंड पेशेंट को सिंकोपल अटैक्स होंगे एंड डिजीनेस होगी, कि सिंकोपल अटैक्स होंगे एंड डिजीनेस होगी ऑन एक्सरसाइजिंग ड्यू टू दिस रेट्रोग्रेड फ्लो फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये एक टिपिकल क्लिनिकल फीचर होता है इन सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CT एंजियो, मैनेजमेंट इज एंजियोप्लास्टी। तो ये याद रखना है, सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम। फिर कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, मोस्ट कॉमन साइट इज बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, कॉजेस एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लिनिकल फीचर्स में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं एंड सिम्प्टोमेटिक केसेस में ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक का TIA देखने को मिलता है जो 24 आवर में अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। फिर एमायूरोसिस फ्यूगैक्स मतलब एपिसोडिक ब्लाइंडनेस। ओके, ये स्पेसिफिक फीचर याद रखना है। कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस में एक तो TIA देखने को मिलता है, दूसरा एपिसोडिक ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, दैट रिजॉल्व्स आफ्टर सम टाइम। तो ये 2 क्लिनिकल फीचर्स है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज डुप्लेक्स स्कैन एंड इन मैनेजमेंट इज एंजियोप्लास्टी और ग्राफ्टिंग। ये इंडिकेशन ऑफ सर्जरी है। 70% ऑफ ग्रेटर स्टेनोसिस, मोनोओक्यूलर ब्लाइंडनेस, कॉन्ट्रालेटरल फेशियल पैरालिसिस, आर्म एंड लेग पैरालिसिस, हेमिएनोपिया, डिस्फेजिया, ये इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस की। फिर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम देखते हैं। तो जो थोरेसिक आउटलेट होता है वो इट इंक्लूड्स सबक्लेवियन वेसल एंड ब्रेकियल प्लेक्सस। ये थोरेसिक आउटलेट है, ये इट इंक्लूड्स मेनली सबक्लेवियन वेसल्स एंड ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्लॉकेज ऑफ दिस आउटलेट इट गिव राइज टू थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ये हो सकता है ड्यू टू आर्टीरियल ब्लॉक, वीनस ब्लॉक, या फिर पेशेंट कुड हैव न्यूरल सिम्टम ऑल्सो। तो कॉज है इसके सर्वाइकल रिब, पुअर मसल टोन, आर्थराइटिस एंड ट्यूमर। सर्वाइकल रिब, पुअर मसल टोन, आर्थराइटिस एंड ट्यूमर, ये उसके कॉज है जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कॉज करते हैं। अब आर्टीरियल ब्लॉक होगा तो उसमें सब क्लेवियन आर्टरी वो कंप्रेस होगी, इट विल लीड टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड गिव राइज टू एम्बोलाई कॉजिंग डिस्टल गैंग्रीन एंड क्लॉडिकेशन। वीनस ब्लॉक, उसमें थ्रोम्बोसिस होगा अगेंस्ट सब क्लेवियन आर्टरी या सब क्लेवियन वेन या फिर एक्सिलरी वेन थ्रोम्बोसिस। न्यूरल सिम्टम में ब्रेकियल प्लेक्सिस कंप्रेस होगा, इट विल गिव राइज टू नंबनेस ऑन द अल्नर साइड। ओके, मेनली अल्नर साइड में सिम्टम देखने को मिलता है, अल्नर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्लिनिकल फीचर हो गया आर्टीरियल वेन एंड न्यूरल सिम्टम्स। इन्वेस्टिगेशन इज CT एंजियो, एक्सरे टू डिटेक्ट सर्वाइकल रिब। फिर क्लिनिकल टेस्ट है, या आप यूट्यूब में वीडियो देखो, एडिसन टेस्ट, एलिवेटेड आर्म स्ट्रेस टेस्ट, और तीसरा है अपर लिम्ब एलिवेशन टेस्ट। इसमें हम मेनली सिर्फ
लिम्ब का एबडक्शन करेंगे या फिर नेक का एक्सटेंशन करेंगे। इन शॉर्ट जो थोरेसिक आउटलेट है उसको हम ब्लॉक करेंगे और फिर हम सिम्टम्स देखेंगे लाइक प्रेसिपिटेट पेन, पैरेंथेसिस, हैवीनेस, वीकनेस, या फिर रेडियल पल्स को फील करेंगे। अगर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होगा तो फिर कंप्रेस होगी आर्टरी, तो फिर रेडियल पल्स वो एब्सेंट हो जाएंगे, तो इसका मतलब टेस्ट हो पॉजिटिव। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इन सारे टेस्ट का। मैनेजमेंट, सर्वाइकल रिब है तो इट हैज़ टू बी रिसेक्टेड। फिर फिजियोथेरेपी, आर्टीरियल ब्लॉकेड है तो एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग, वीनस थ्रोम्बोसिस है तो एंटीकोएगुलेंट्स। मैनेजमेंट ऑफ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। फिर क्रिसॉइड एन्यूरिज्म, क्रिसॉइड एन्यूरिज्म इट इज़ एन एवी माल फॉर्मेशन सीन इन द रीजन ऑफ स्काल्प। के एवी माल फॉर्मेशन है, स्काल्प में देखने को मिलता है। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल इन्वॉल्व होती है और क्लिनिकल फीचर में वास्कुलर पल्सेटाइल स्वेलिंग होती है। वास्कुलर पल्सेटाइल स्वेलिंग विच इज़ पार्टली कंप्रेसिबल। क्लिनिकल फीचर में एक तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होगी और दूसरी पेन होगा। मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट और एम्बुलाइजेशन। तो ये इमेज ऑफ क्रिसॉइड एन्यूरिज्म। ओके, स्काल्प में देखने को मिलता है मोस्टली। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल इन्वॉल्व होती है। वास्कुलर पल्सेटाइल स्वेलिंग ये क्लिनिकल फीचर होता है। मैनेजमेंट इज सर्जिकल मैनेजमेंट और एम्बुलाइजेशन। फिर एवी फिस्चुले, ये कॉज इसके ट्रोमेटिक हो सकता है या फिर इएट्रोजेनिक। इएट्रोजेनिक में इन केस ऑफ रीनल डायलिसिस प्रोसीजर जहाँ पे हम रेडियो सिफेलिक फिस्चुला क्रिएट करते हैं। रेडियो सिफेलिक फिस्चुला बिटवीन रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन, तो ये याद रखना है, रेडियो सिफेलिक फिस्चुला बिटवीन रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन इन रीनल डायलिसिस प्रोसीजर। कंजेनिटल एवी फिस्चुला सीन इन दिस पार्कर वेबर सिंड्रोम, ये 3 सिंड्रोम में देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर इज पल्सेटल स्वेलिंग, palpebral thrill, bruit, we can also call that bruit in this patient also. फिर hypertrophy of the limb होगी, and patient can also develop high output cardiac failure, hypertrophy of limb। क्लिनिकल साइन, एक टिपिकल क्लिनिकल साइन देखने को मिलती है जिसका नाम है निकोलाडोनी और ब्रैनहम साइन। निकोलाडोनी और ब्रैनहम साइन। ऑन प्रेसिंग द फीडिंग वेसल, एक तो साइज ऑफ फिस्चुला कम हो जाएगा, पल्स रेट कम हो जाएगा, थ्रिल या ब्रूइज जो हमें फील हो रही थी या ऑस्कुलेट हो रही थी वो कम हो जाएगी, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा। कि जब भी हम फीडिंग वेसल, ये सपोज आर्टरी, ये फीडिंग वेसल है, इसको हम जब हम कंप्रेस करेंगे तो फिर पल्स रेट कम होगी, थ्रिल ब्रूइ वो कम होगी, साइज ऑफ फिस्चुला वो भी कम होगा, लेकिन ये बैक प्रेशर की वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज़ होगा। तो ये निकोलाडोनी और या फिर ब्रैनहम साइन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस MR एंजियोग्राफी या फिर डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। मेन इज MRI एंजियोग्राफी। मैनेजमेंट सिम्टोमेटिकेशन में एम्बुलाइजेशन, ड्रग अब्यूज़र या फिर इन्फेक्टेड फिस्चुला, इस केसेस में सर्जिकल लाइगेशन के एम्बुलाइजेशन या फिर सर्जिकल लाइगेशन। तो ये मैनेजमेंट है ऑफ एवी फिस्चुला। ये था पूरा आर्टीरियल डिसऑर्डर के बारे में।